नमस्कार। मैं कविता तोमर और आज हम लोग डीकेटी के माध्यम से हिस्ट्री के 11th क्लास की सीरीज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में, और उसके बाद में मैंने एमए किया है नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट से, और साथ में अभी मेरा बीएड जो है वो परस्यूइंग चल रहा है। तो 56 मिलियन ईयर्स अगो जब हमें ह्यूमन लाइफ के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, और ये एक बहुत ही लंबी यात्रा रही जिसमें हम आज के आधुनिक मानव को देख पाते हैं, तो सवाल ये आता है कि आखिर हमें पता कैसे चला कि कहाँ पे इंसान रहते थे और क्या क्या किस किस तरीके के एविडेंसेस हमें वहाँ देखने को मिले। तो कार्बन डेटिंग नाम का एक प्रोसेस होता है जो अक्सर अमूमन जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमन बॉडी के कार्बन की मात्रा के अनुसार वो वहाँ पे ये पता लगाते हैं कि जो भी हमें फॉसिल्स या जो भी हमें अवशेष मिले हैं वो कितने साल पुराने हैं। अब क्योंकि फॉसिल्स की बात आई तो जान लेते हैं कि ये फॉसिल्स होते क्या हैं। तो फॉसिल्स बेसिकली है क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंसान या कोई जानवर मर गया कहीं पर भी, और मरने के बाद उसकी जो बॉडी है वो अनटच्ड कहीं पड़ी रही, चाहे किसी जंगल में चाहे किसी पहाड़ पर, और उसके ऊपर फिर साल दर साल चीज़ें गिरती गई, पत्ते गिरते गए, पहाड़ियाँ गिरती गई, लैंडस्लाइड हुआ, कभी कुछ हुआ, तो उसका जो वो इम्प्रेशंस जो होते हैं वो वहाँ पे पत्तों पर या पहाड़ों पर आ जाते हैं, और उसके हिसाब से पता लगाया जाता है कि इसमें जितने कार्बन की मात्रा कम होगी इसका मतलब ये उतने साल पुराना होगा। तो इस तरीके से फॉसिल्स आपको समझ में आया, और कार्बन डेटिंग का प्रोसेस किस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड आता है जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ स्पीसीज, जिसको आप हिंदी में प्रजाति भी बोलते हैं। तो ये प्रजाति होता क्या है, तो प्रजाति एक बहुत, जैसे आप आगे पढ़ेंगे प्राइमेट्स क्या होता है, तो प्रजाति और प्राइमेट्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। प्रजाति का मतलब होगा कि कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो साथ मिलकर रहते हैं और जो रिप्रोडक्शन करते हैं वहाँ पर, मतलब उनके आगे जनरेशन उनकी बढ़ती है, साथ में एक ग्रुप रह रहा है, उनकी जनरेशन इंक्रीज होती है, और साथ में ये लोग दूसरे स्पीसीज के साथ में अपनी जो नई जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इसको हम एक स्पेशल प्रजाति या स्पीसीज के उसमें डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मंकी है तो उसकी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी वो मंकी ही होगी, वो किसी और के साथ जाके नहीं रहना शुरू करेगा। तो ऐसे ही स्पीसीज हमारी आगे बढ़ती हैं। तो अब बात ये आती है कि इतने सालों के बाद की जो इतनी लंबी जो हम लोगों ने हिस्ट्री ट्रेस करी, इसके बारे में कहाँ पे ऐसी कौन सी किताब आई होगी जिसने इस पूरी चीज़ को चेंज कर दिया। क्योंकि शुरुआत में तो ये कहा जाता था कि बहुत सारे धार्मिक थ्योरियाँ हमारे पास में थी कि दुनिया कैसे बनी, इंसान कैसे बना। तो एक बुक आई जिसने इस पूरी थ्योरी को या इस पूरे धार्मिक कंसेप्ट को चेंज करके रख दिया, और ये बुक थी चार्ल्स डार्विन की बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने इस बुक को लिखा, और इस बुक के आने के बाद जो रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ वो ये कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग को लेकर लोगों के अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच ने डेवलप होना शुरू कर दिया। और आज जो हम जितनी भी हिस्ट्री ट्रेस कर पाते हैं अर्ली ह्यूमंस की, वो कहीं ना कहीं उस बुक से उसकी पूरी जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं कि शुरुआत में जो हमें हड्डियां मिली, जो हमें स्कल्स वगैरह मिले थे, तो उसके आधार पर हम ह्यूमन लाइफ सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो मानव के विकास का जो क्रम है वो उतना छोटा असल में रहा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात कोई भी चीज़ बन के या बिगड़ कर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। एक पूरा लंबा प्रोसेस लगा इसमें, और जिसमें इंसान अलग अलग स्टेजेस पर होकर गुजरा है। तो अब हम उन स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेंगे प्राइमेट की। तो ये प्राइमेट क्या था, तो जैसे स्पीसीज में हमने देख लिया था कि स्पेसिफिकली हर एक स्पीसीज के लोग, हर एक ब्रीड के लोग अलग रहते हैं और वो वहाँ से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्राइमेट को आप ये बोल सकते हैं कि ये एक ग्रुप था, ऐप का एक ग्रुप था, और इसमें जो लोग थे ये वो लोग थे जो अपने बच्चों को फीड करते थे, उनको दूध पिलाते थे, उनको बड़ा करते थे, इनकी बॉडी पर बाल हुआ करते थे, और आगे चल के हम देखेंगे कि ये 2 पैरों पर चल के खड़े होने वाली कैटेगरी में आते थे ये लोग। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे। तो यहाँ पर ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं।
प्राइमेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप एक फ्लो मैप के तरीके से पढ़ सकते हैं। एक होता है होमिनीड, फिर आता है होमिनाइड, अब इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका आप ये अपना सकते हैं कि जो नाम थोड़ा छोटा लग रहा है वो बाद में आया और जो नाम आपको बड़ा लग रहा है वो पहले आया। जैसे कि होमिनीड और होमिनाइड, तो होमिनाइड थोड़ा बड़ा नाम है अगर आप उसकी स्पेलिंग देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो प्राइमेट के बाद पहले आए और जब इनका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया तो यही लोग हैं जो होमिनीड में चेंज हो गए। अब ये डेवलपमेंट कैसे हुआ और उनके बीच का एक बेसिक डिफरेंस क्या रहा कि होमिनाइड जो थे ये लोग चार पैरों पर चला करते थे और इनकी बॉडी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती थी ताकि ये बहुत आराम से पेड़ों पर चढ़ पाएँ, वहाँ से चीज़ों को ले पाएँ। और क्योंकि चार पैरों पर चलते थे और उसके अलावा इनका जो ब्रेन का जो साइज़ था वो होमिनीड के कंपैरिजन में छोटा होता था। उसके अलावा जो एक बेसिक डिफरेंस इनके बीच में था वो ये कि इनके जो जबड़े होते थे, जॉ लाइन होते थे, वो बहुत बड़े बड़े होते थे और होमिनीड के छोटे होते थे एज कंपेयर टू होमिनाइड। तो होमिनिड वो लोग थे जो दो पैरों पर चलना धीरे धीरे सीख रहे थे। इनकी पीछे की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी, धीरे धीरे पूंछ गायब हो गई थी और इनका ब्रेन का साइज बढ़ गया था। यानी हम लोग जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करते जाएंगे, हमारी जो स्पीसीज है जितनी ज़्यादा डेवलप होती जाएंगी, उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन का साइज इंक्रीज हो जाएगा और बाकी बॉडी पार्ट्स कंपैरेटिवली छोटे हो जाएंगे या जिनका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं वो हमारे एक तरीके से लुप्त या गायब होने शुरू हो जाएंगे। तो होमिनिडों की जब हम बात करते हैं तो जो पुराने अवशेष हमें मिले हैं उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि होमिनिड जो है वो अफ्रीका में कहीं ना कहीं इनका उद्भव हुआ होगा, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं, बहुत सारी हड्डियाँ ऐसी मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि उनके जो जीवाश्म है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। होमिनिड को जब हम फर्दर स्टडी करते हैं तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और इसके बाद आते हैं होमो। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो भी कुछ इसी तरीके का आएगा कि या तो आपको इनके बीच का डिफरेंस बताना होगा या आपको इनके बीच का डिफरेंस बताना होगा। तो सेम जो फॉर्मूला हमने यहाँ इस्तेमाल किया था कि जिनका नाम बड़ा होता है वो पहले आए और जिनका नाम थोड़ा छोटा होता है स्पेलिंग में वो बाद में आए, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो होमिनिड के बाद वाली जनरेशन है और होमो जो है वो उसका डेवलप फेस है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्योंकि होमिनिड जो है वो चार पैरों की जगह दो पैरों पे चलना शुरू कर चुके थे, तो बिल्कुल ऐसे ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस दो पैरों पर तो चलते थे लेकिन इनका जो ब्रेन का साइज था वो कंपैरेटिवली होमो से छोटा था। जॉ लाइन्स जो थे वो होमो से बड़े थे और जो इनके दांत थे वो भी होमो से बड़े थे। तो इस तरीके से होमो इनके बाद वाली जनरेशन है जो थोड़ा ज़्यादा शार्प है, जिसका ब्रेन साइज बड़ा हो चुका है और जिसके जॉ लाइन्स अब छोटे छोटे होने लगे हैं। तो अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से स्केलेटन सिस्टम के उसमें ये दिया हुआ है और ये जो आपका स्केलेटन सिस्टम है इसमें साफ साफ बताया है कि आपकी जो ब्रेन का जो स्कल का जो साइज़ है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आपका सबसे पुराना हो गया, इसको आप होमिनाइड ले सकते हैं, फिर होमिनीड, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, और अभी जो हम जिस फेज में हैं वो है हमारा होमो सैपियंस सैपियंस। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है हमारे ब्रेन साइज का, हमारी जॉ लाइन किस तरीके से छोटी होती चली गई, दांत। तो यानी कि कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इंसान डेवलप हो जाता है, जिस जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थोड़ी कम होती है और जिसका इस्तेमाल वो कम करता है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपनी जगह से हटनी शुरू हो जाती है और जो चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि होमो वर्ड कहाँ से आया या ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस वर्ड कहाँ से आया। तो जैसा कि आप देखेंगे जब आप आगे भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे ज़्यादातर जो शब्द हैं या तो वो लैटिन होते हैं या वो ग्रीक लैंग्वेज में से निकले होते हैं, क्योंकि अर्ली हिस्ट्री की शुरुआत हम वहीं से मानते हैं कि उन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था, इसीलिए ज़्यादातर शब्द जो होंगे वो लैटिन या ग्रीक होंगे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम भी जो है वो भी लैटिन ही है, जिसमें ऑस्ट्रेल का मतलब होता है दक्षिणी यानी आपका साउथ, और
पिथिकस का मतलब होता है मंकी या बंदर। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस मतलब जो साउथ में हमें जो बंदर या जो साउथ में हमें जो मंकीज़ के जो अवशेष मिले उसको हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस कह दिया। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये कि किस तरीके से धीरे धीरे इनका पूरा मैकेनिज़्म चेंज हो रहा था और ये क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे रहने के लिए, खाने के लिए। तो होमो तक जब तक हम आते हैं, यहाँ तक हम लोगों के पास कोई ट्राइब डेवलप करने की सेंस नहीं है। तो खाएंगे क्या कि जो भी जानवर मिल रहा है वो हम लोग मार के खा रहे हैं। तो उस तरीके की लाइफ यहाँ पे अभी तक चल रही है। ट्राइब्स में नहीं रह रहे हैं अभी भी, तो जंगल में कहीं पर भी रुक गए। धीरे धीरे जिस तरीके से इंसान इवॉल्व हुआ तो उसको ये एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आपको बड़े जानवरों से बचना है तो यू हैव टू बी लिव इन ग्रुप्स। आपको झुंड में रहना पड़ेगा और झुंड में रहने से आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो एक ये बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोगों ने कबीलों का, या आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत इनिशियल फेज में उन लोगों ने ग्रुप बनाकर रहना स्टार्ट किया। और इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता था, क्योंकि इनको घर बनाना नहीं आता था, जंगल में रहते थे, तो क्या करेंगे कि किसी जानवर की गुफा पर कब्जा कर लेंगे। तो आपको जितनी भी पुरानी केव्स पर जो पेंटिंग्स मिलेंगी वो सारी केव्स जो होती थी वो नेचुरल केव्स होती थी, उनको किसी इंसान ने नहीं बनाया होता था। तो वो वहाँ पे फिर वो खाली टाइम में अपने बैठे हैं तो क्या करेंगे, तो पेंटिंग कर लेंगे। इसीलिए अभी आगे हम पढ़ेंगे कि अल्टामीरा की गुफाओं पे किस किस तरीके की पेंटिंग मिली है। या जब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में भीमबेटका में हमें प्रिमिटिव डिज़ाइन की पेंटिंग्स मिलती हैं। तो दुनिया के बहुत सारे कोनों में इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में एक स्टेट है जहाँ पे हमें सबसे पुराने एविडेंस मिलते हैं ह्यूमन पेंटिंग के। तो इंसान जब कुछ नहीं करता है तो वो क्या करता है, पेंटिंग करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका इवोल्यूशन होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि इतना डेवलपमेंट तो हो गया था इंसान का, अब होमो भी डेवलप होने लग गए। तो जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में कि हम लोग कौन हैं, हम हैं होमो सैपियंस सैपियंस। तो होमो सैपियंस सैपियंस की शुरुआत तो कहीं से हुई होगी, तो होमो डेवलप होने शुरू होते हैं। तो होमो को मोटे तौर पर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। तीसरा हम यहाँ लिख देंगे। और ये 3 कैटेगरी हमारी कौन कौन सी थी, एक थे हमारे होमो हैबिलिस, फिर सेकंड कैटेगरी क्या आई हम लोगों की, सेकंड कैटेगरी आती है हमारी होमो इरेक्टस, और जो अंतिम कैटेगरी आएगी वो आएगी हमारी होमो सैपियंस की। तो होमो हैबिलिस ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले औजार बनाना शुरू किया था, टूल मेकिंग का काम। और टूल मेकिंग शुरुआत में क्यों की गई होगी, तो इनके पास सिर्फ 2 काम थे, खाना, मतलब 2 क्या, एक ही काम था एक्चुअल में, खाना खाना। क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, तो खाने के लिए जानवरों को मारना बहुत ज़रूरी था। तो अर्ली टूल्स जो भी बनाए गए थे वो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। जैसे चाहे वो फ्लेक्स बनाए गए हों उस टाइम पर, तो अगर आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हाथ से तोड़कर पत्थर को हल्का सा शार्प करके कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी उस टाइम पर, और उसी से कुछ कुछ चीज़ें बननी शुरू हुई आगे चल के। कुल्हाड़ी के भी बहुत सारे जोन से बहुत सारे फ्रेम्स मिलेंगे। तो होमो हैबिलिस तो ये औजार बनाने का काम करते थे, ये पहले लोग थे जिन्होंने औजार बनाना शुरू किया था। होमो इरेक्टस, अब ये लोग परफेक्टली खड़े हो सकते थे, मतलब अभी तक तो फिर भी चलो होमो तक ये था कि 2 पैरों पे चल रहे हैं, लेकिन जो पॉस्चर है वो उतना स्ट्रेट नहीं हुआ। लेकिन होमो इरेक्टस तक आते आते एकदम सही से सीधा खड़े होकर चलने लग गए। लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट कब शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हुआ जब हम लोग होमो सैपियंस बन गए, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके पास दिमाग था, जो सोच समझ सकते थे। अभी अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि जब दिमाग ही नहीं था तो फिर औजार कैसे बनाते थे। तो दिमाग था, लेकिन इतना नहीं था कि आप इमेजिनेशन कर पाओ, आप चीज़ों को क्रिएट कर पाओ या आप कहानियाँ बुन पाओ। लेकिन होमो सैपियंस के पास में दिमाग आ गया था।
तो दिमाग आने के बाद वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो क्या करेगा, लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेगा। तो होमो सैपियंस के बाद ही हम देखेंगे कि आगे की जितनी भी जनरेशन्स आई उन लोगों ने लिखना और कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ साइंस के तरीके से अपनी बातों को कहना शुरू किया। अभी तक जो भी चल रहा था दिस इज ऑल अबाउट साउंड सिस्टम, तो साउंड करके, अलग अलग साउंड करके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना या आपस में कम्युनिकेट करना। होमो सैपियंस के बाद में हम देखेंगे कि धीरे धीरे लैंग्वेज का इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, इसीलिए होमो सैपियंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप इनके बारे में, आपकी बुक में नीचे एक मैप दिया हुआ है साउथ अफ्रीका का, और इस साउथ अफ्रीका के मैप में आपके पास में कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो बताई हैं, जैसे कि कुबीफोरा में और तुर्काना में, केन्या में, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर बहुत पुराने एविडेंसेस मिले हैं होमो सैपियंस के, होमो इरेक्टस के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको मैप फिलिंग का काम आना चाहिए, तो आप अफ्रीका के मैप में या वर्ल्ड के मैप में आपको इन सारी जगहों को भरना ज़रूरी है आपके लिए, जो पेपर में आपको काम आएंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हम लोगों के सामने आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, तो मानव विकास की जो कहानी है वो किस तरीके से शुरू होती है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मॉडल है और वो किस तरीके से शुरू हुआ। तो जैसा हमेशा होता है कि हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट कभी भी एक बात पर तो टिकते नहीं हैं। टिकते से मेरा मतलब है कि उनमें सहमति नहीं होती है, तो सब अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर भी दो मॉडल हमारे यहाँ पे बड़े फेमस हैं, तो आज हम उन दोनों मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मानव विकास कैसे होता है। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास के कौन कौन से मॉडल हमारे सामने थे। तो हम लोगों के पास दो मॉडल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करने के लिए। एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल, यानी कि प्रतिस्थापन मॉडल, और जो दूसरा मॉडल है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, यानी कि रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। तो अब ये क्या होता है इसको एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। आपकी बुक में यहाँ पर ये दो मॉडल्स के बारे में बताया है और इससे हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो ये है आपका प्रतिस्थापन मॉडल और ये है आपका रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल जो है वो इस बात के पक्ष में अपने सबूत रखता है कि शुरुआत में जो इंसान है उसकी जो मॉडर्न ह्यूमन है उसकी शुरुआत होती है अफ्रीका से, और अफ्रीका के बाद में वो बाकी कॉन्टिनेंट्स में चला जाता है, और बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी कहाँ जाता है वो एशिया में जाता है और यूरोप में जाता है। अभी तक हम जितनी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे टिल द रोमन एम्पायर, आप देखेंगे कि उसमें अमेरिका का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के बारे में किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे कोई नेटिव लोग रहते भी हैं या नहीं है, और रहते हैं तो किस तरीके से रहते हैं, तो उसकी कोई खोज नहीं हुई है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हमारी जो भी हिस्ट्री चलेगी वो इन तीन कॉन्टिनेंट्स में आपस में चलेगी। इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि ये तीनों कॉन्टिनेंट आपस में लैंड रूट्स के थ्रू जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे जाना और लोगों से घुलना मिलना या वहाँ पे माइग्रेशन करना थोड़ा इजी था वहाँ पे लोगों के लिए। तो प्रतिस्थापन मॉडल जो है वो इस बात पर जोर देता है कि शुरुआत में जो मनुष्य है उसके विकसित होने की जो शुरुआत होती है या जो उसका जो उद्भव है वो अफ्रीका से हुआ, और अफ्रीका के बाद में वो एशिया में और यूरोप में चला गया। तो ये तो रहा इनका अपना एक मत। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल जो है वो ये कहता है कि अफ्रीका में नहीं, मनुष्य का जो उद्भव हुआ है, आधुनिक मनुष्य का जो उद्भव हुआ है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हुआ है। एग्जाम्पल, अफ्रीका में अलग तरीके से हो रहा था, बिल्कुल सेम टाइम पर एशिया में अलग जगहों पे हो रहा था, और यूरोप में अलग जगह पर हो रहा था। तो ये दो मॉडल अपने अपनी बात को रखते हैं। अब स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन इनको प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए प्रतिस्थापन मॉडल क्या बोलता है, ये बोलते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी में सबके ब्लड का कलर सेम होता है, तो जो ब्लड का कलर सेम है वो इसी वजह से है क्योंकि सबका ओरिजिन सेम है। उसके अलावा और क्या बोलते हैं,
प्रतिस्थापन मॉडल जो सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि ह्यूमन बॉडी का जो पॉस्चर होता है, यानी अगर हम मेल का पॉस्चर देखें या हम फीमेल का पॉस्चर देखें तो वो आपको पूरी दुनिया में एक जैसा मिलेगा। और इस आधार पर इनको ये लोग ये मानते हैं कि प्रतिस्थापन मॉडल जो है वो सही है। लेकिन जो क्षेत्रीय निरंतरता वाले हैं उनका ये कहना है कि अगर ऐसा है तो ब्लड का कलर भले ही सेम हो लेकिन इंसान के स्किन कलर्स तो बहुत अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पर इंसान का एवोल्यूशन हुआ है। इसके अलावा खान पान का तरीका सारा अलग होता है, लोगों का डेवलपमेंट का प्रोसेस अलग है, जैसे कहीं पर डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी हो गया, कहीं पर डेवलपमेंट थोड़ा लेट हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो हिस्टोरियंस हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं। तो कंक्लूजन जो अंत में निकलता है वो ये कि दोनों ही तरीके सही हैं। कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल जो है वो एकदम सही बैठता है और कहीं कहीं पर प्रतिस्थापन मॉडल। तो इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो ये कि पुराने जो मनुष्य थे यानी आदिकालीन जो मनुष्य थे वो अपना भोजन किस तरीके से इकट्ठा करते होंगे या उनके खाने का क्या पैटर्न रहा होगा। तो अब तक हमने देखा कि रहते कहाँ थे, तो गुफाओं में रहा करते थे। रहने के लिए किसी भी जंगली जानवर को भगा दिया, उसकी गुफा में रहना शुरू कर दिया। अब जानवरों से डर है तो ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। उसके अलावा जानवर मार के खाने हैं तो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा वाला जानवर खाना है। यहाँ तक कि हाथियों का भी उस टाइम पर शिकार हुआ करता था। तो आपको जो जानवर खाना है उसके हिसाब से आपने औजार बनाने शुरू कर दिए। लेकिन वो सब तो ठीक है, पर इसके अलावा और क्या क्या ये लोग खाया करते थे। तो मनुष्य के भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या क्या हो सकते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारकर खाने तक ही ये लोग सीमित थे, और भी बहुत सारे तरीके अपनाते थे ये लोग खाने के लिए। तो एक तो था सिंपल कि शिकार कर लेंगे, लेकिन मानिए कि बारिश हो गई, नहीं जा पाए बाहर, तूफान आ गया, नहीं जा पाए, अब क्या करेंगे। तो और या फिर किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ कोई जंगली जानवर ही नहीं मिल रहा है, तो फिर ये लोग कोशिश करते थे कि कोई तालाब या कोई नदी मिल जाए ताकि ये लोग क्या कर पाए, मछली पकड़ लें। तो पहला क्या खाने का तरीका हो गया, शिकार। दूसरा हो गया मछली पकड़ना। और तीसरा क्या तरीका हो गया, तीसरा तरीका हो गया अपमार्जन। अब ये क्या होता है, यानी कि वो चीजें जिनको पहले ही किसी ने छोड़ दिया हो, जैसे मानो कि जंगल में कोई फल टूट के गिर गया या कोई जंगली जानवर वैसे ही मरा हुआ मिल गया तो उसको खा लेना। यानी त्यागी हुई चीजों को, छोड़ी हुई चीजों को ढूंढकर उनको खा लेना। तो ये तीन तरीके थे जिससे पुराने ज़माने में जो आदिकालीन या आदि मानव जो थे वो हमारे अपना खाना या अपने लिए भोजन जो थे वो इकट्ठा किया करते थे। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि शिकार जो है वो थोड़ा बाद में शुरू हुआ होगा। सबसे पहले मनुष्य ने मछली पकड़ना और अपमार्जन सीखा होगा, मतलब छोड़ी हुई चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाना। और क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि लगभग जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं या मनुष्य ने जहाँ भी रहना शुरू किया है वो कोशिश करता था कि वो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे रहे, ताकि पानी, पीने के पानी की जो उपयोगिता है वो कभी खत्म ना हो। और क्योंकि आज के वक्त में भी आप देखेंगे कि हमें पानी हर जगह ज़रूरत होती है पानी की, तो ऐसे ही पहले भी पानी की ज़रूरत हमेशा होती थी। तो मनुष्य कोशिश करता था कि वो हमेशा पानी के किनारे रहे। तो अमूमन हम ये कह सकते हैं कि मछली पकड़ना शिकार करने से पहले शुरू हुआ होगा। तो इस तरीके से शिकार की शुरुआत तकरीबन करीब 5 लाख साल पहले की मानी जाती है। उससे पहले जो इंसान था वो जिंदा रहने के लिए सिर्फ मछली पकड़ने पर ही निर्भर करता था। तो ये तो रही हमारी कहानी इतनी कि किस तरीके से उसने अपने भोजन प्राप्त किए। और फिर जो हमें आगे की जो कहानी मिलती है वो ये कि इंसान ने फिर सिलसिलेवार तरीके से रहना शुरू कर दिया। मतलब जब इतना डेवलप आदमी हो गया कि शिकार कैसे करना है, मछली कहाँ से पकड़नी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ से शुरू होती है ग्रुप्स में या कबीले में एक तरीके से स्थायी होकर रहने की परंपरा। स्थायी मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक जगह टिक के रहेंगे, अभी भी मूवमेंट चलती रहेगी, लेकिन यहाँ स्थायी का मतलब होगा कि वो कुछ दिन रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर थोड़ा बाद के फेज में आएगा, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इनकी अब बस्तियां जो हैं वो पास पास मिलनी हमें शुरू हो जाएंगी। और पास पास एक ही
इसका रीज़न हो सकता है कि अपनी सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये लोग जंगली जानवरों से बचने के लिए ये पास पास में रहना शुरू कर चुके थे अब तक आते आते। तो अभी तक की कहानी में आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से ये लोग जंगल वगैरह में रहने और गुफाओं में रहना शुरू कर चुके थे। तो हमने वो पूरी एक तरीके से जर्नी देख ली कि कैसे खुले आसमान से ये लोग धीरे धीरे गुफाओं में रहना शुरू करते हैं। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन शुरू कर लेते हैं ये लोग। तो आपकी बुक में एक टेरा आमटा की एक गुफा का एक रिकंस्ट्रक्ट किया है उसके चित्र को, कि कैसे गुफाएं बनती होंगी उस टाइम पे और किस किस तरीके के औजार इस्तेमाल किए जाते होंगे। तो ये आपकी बुक में फोटोज़ वगैरह के थ्रू दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि जानवरों को मारने के लिए तो जितना बड़ा जानवर उसके हिसाब से औजार बनाए जाते थे। और बड़ी बात यह है कि उस टाइम पर कितनी शार्पनेस उनमें होनी चाहिए और कितने प्रेशर से उसको काटा जाए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। इसका मतलब कि एक तरीके से आर्टिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो वहाँ से डेवलप होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप चीज़ों को बना पाएँ, और उसके बावजूद आप अच्छे से अच्छी चीज़ें या अच्छे से अच्छा औजार बना रहे हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है भाषा और कला की। तो जैसे मैंने आपको कहा कि होमो सैपियंस ने बोलना और कुछ कुछ लिखने की शुरुआत करी होगी, क्योंकि उससे पहले तो इंसान सोच समझ ही नहीं सकता था। तो जब तक इंसान सोच समझ नहीं सकता था तब तक वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता होगा। बहुत ज़रूरी है कि आपस में कम्युनिकेशन करें, बातचीत करने का कोई तो ज़रिया निकालें। तो जब आदमी ज़्यादा बोल नहीं पाता था या उसके पास अपनी चीज़ों को रखने का कोई तरीका नहीं था, तो वो आवाज़ निकालते थे, मतलब साउंड सिस्टम के थ्रू। जैसे आपने देखा चिड़ियाएँ आपस में जब बात करती हैं, मतलब हमें नहीं समझ आता, वो उनकी कोड लैंग्वेज होती है, लेकिन वो जिस टोन में बोलती हैं तो उनका हल्ला मचाने का एक अलग टोन होता है या कुछ इंडिकेट करने का एक अलग टोन होता है। तो ये हर जानवर का होता है। तो जब मनुष्य ने शुरुआती भाषा अपनी सीखी थी तो वो लगभग ऐसी ही थी कि वो हर चीज़ के लिए एक अलग साउंड निकाला करता था। फिर बाद में उसी साउंड से जब हम लोगों को थोड़ा सोचना समझना आ गया तो हमने वहाँ से सबसे पहले क्या शुरुआत की होगी, पिक्चर्स वाली लैंग्वेज की शुरुआत होती है। यानी जो हम देख रहे हैं उसको बना के दिखाने की कोशिश करने लगे हम। तो मछली देखी तो कुछ मछली जैसी ड्राइंग बना दी, कोई कीड़ा देखा या कोई आदमी देखा तो कोशिश करी कि हम वैसा बनाएं। आप अगर आपको थोड़ा बहुत पेंटिंग का शौक है तो आप वर्ली आर्ट देख सकते हैं। तो वर्ली आर्ट में वैसे ही इंसानों के फिगर बनाए जाते थे, ऐसे सर्कल सा बना दिया, कुछ ऐसे कर दिया, उसके अलावा नीचे कुछ इसी को पहना दिया, कुछ इस तरीके का, जिससे कि इंडिकेट कर पाएँ कि ये कोई आदमी है। तो इस तरीके का आर्ट कल्चर आपको ट्राइबल आर्ट्स में बहुत मिलेगा, और ये शुरुआत ही ऐसे होती है, कुछ कुछ मतलब कुछ ना कुछ आप बना के इंडिकेट कर रहे हैं। तो भाषा और कला ने यहीं से जन्म लिया। तो शुरुआत में उच्चारण वाली भाषा इस्तेमाल हुआ करती थी, जिसमें आपके गुनगुनाने से लेकर चीखना सब चलता था। और उसके बाद में जो आया वो आया आपका पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज, जिसमें आप कुछ ड्राइंग्स बना रहे हैं, कुछ सिंबल बना रहे हैं और उसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से आज हम जितनी भी भाषाएं दुनिया भर में देखते हैं उन सारी भाषाओं का इवोल्यूशन होता है, उन सारी भाषाओं का जन्म होता है। इसके बाद नीचे कैप्शन में बड़ी अच्छी सी आपकी बुक में एक गुफा का चित्र दिया हुआ है। अल्तामीरा की ये गुफा है, और ये गुफा इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इसको पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस गुफा में किस तरीके से ड्राइंग बनाई है और उसमें कितने खूबसूरत तरीके से कलर्स इस्तेमाल किए हैं। तो जब हमारे पास कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके बावजूद भी ऑर्गेनिक कलर्स को इस तरीके से कलर करना, सरफेस को साफ करके बनाना, तो ये कुछ खास बात है जो इस गुफा में देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई बात कि हम लोग किस तरीके से पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग प्रोसेस हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट बहुत मेहनत करके सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो आदिवासी लोग थे वो कैसे रहते थे, और वो तरीका ये है कि हम आज के ज़माने में ये देखें कि कहाँ पर इस तरीके की ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं और उनसे कांटेक्ट करें और उन ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफस्टाइल और उन ट्राइबल ग्रुप्स की चीज़ों को देखने की कोशिश करें। तो जैसे अंडमान निकोबार में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं जो आज भी बहुत प्रिमिटिव स्टाइल में जी रही हैं, या आपको अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स मिल जाएंगी जो आज भी लगभग उसी पुराने वाले तरीके में जी रही हैं। तो उनकी अगर हम लाइफ को स्टडी करें तो हमें
एग्जैक्टली वो तो नहीं पता चलेगा जो आज से 5-6 लाख साल पहले हुआ करता था, लेकिन हम कुछ कुछ उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आपकी बुक में एक केस स्टडी दी है और वो है हादजा जनसमूह के बारे में। अब ये हादजा जनसमूह जो है वो एक लेक है, इयासी खारे पानी की लेक है, जहाँ पे मतलब उसका पानी पीने लायक तो है नहीं, तो आसपास और कोई वाटर सोर्स होगा जहाँ से ये लोग पानी लिया करते होंगे, और इस लेक के आसपास में ये लोग रहते हैं। और 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में यहाँ पर अलग अलग तरीके के जानवरों को देखा गया था, और जब यहाँ पे स्टडी करने के लिए लोग गए तो उन्होंने देखा कि ये लोग हाथी, गैंडे, भैंसे, इन हर तरीके के जानवर इनके लिए मार कर खाना बहुत आम चीज़ है। मछली वगैरह सब कुछ खाते हैं। हाजा लोग जो है वो हाथी को छोड़कर बाकी हर किस्म के जानवर का शिकार भी करते हैं और उसको खाते भी हैं। तो हो सकता है कि हाथी के साथ या तो इनके अपने कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें जुड़ी हों, या हाथी का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो उसको मारना थोड़ा मुश्किल होता होगा इनके लिए, तो उसको छोड़कर ये लोग यहाँ पे हर तरीके की चीज़ों को खाते हैं, हर तरीके के जानवर को खाते हैं। यहाँ पे शिकार बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में यहाँ पे शिकार होता है तो ये हमारे बायोलॉजिकल साइकिल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मतलब नेचर का जो अपना एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे शिकारी संग्रह के लोग हैं ये लोग, और ये खुले मैदान में रहते हैं। यहाँ पे आज तक इन लोगों ने अपने रहने के लिए कोई गुफा या कुछ उस तरीके का कोई शिविर नहीं बनाया। आसमान के नीचे बड़े मज़े से रहते हैं ये लोग, और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कभी कभी पेड़ वगैरह भी उगा लेते हैं ये लोग। तो इस तरीके से इनकी अपनी जीवन यात्रा जो है वो चल रही है। पशुपालन बहुत कम हद तक होता है, मतलब उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो हो सकता है कि जैसे शुरुआत में इंसान ने सबसे पहले कुत्ता पाला था, तो हो सकता है ये भी लोग कुत्ते और कुछ ऐसे ही जानवर पालते हों जिनको पास में रखना थोड़ा आसान होता है। तो पशुपालन थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। और इसके अलावा हाजा लोग जो है वो ज़्यादातर जंगली सब्जियों पर और जंगली जानवरों के मांस पर ही निर्भर होते हैं। तो ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में या इस तरीके के आदिकालीन मनुष्यों के बारे में स्टडी करके और फिर आज की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की या पुरानी हिस्ट्री को साथ में जोड़ कर देखने की एक कोशिश की जाती है जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, जिससे कि वो ये समझने में या जिससे उनको ये लगता है कि ये आसान होगा हमारे लिए कि हम पुरानी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। तो ये थी हमारी अभी तक का फर्स्ट चैप्टर आपका, जिसमें हमने देखा कि इंसान का एवोल्यूशन होमो सैपियंस तक कैसे होता है। अब क्योंकि इंसान ने क्या क्या सीख लिया, एक बार एक छोटा सा फटाफट चैप्टर का एक रिवीजन कर लेते हैं कि इंसान कैसे बड़ा हुआ। तो बंदर थे और चार्ल्स डार्विन ने बता ही दिया कि किस तरीके से किस तरीके से शुरुआत होती है मनुष्य की। तो धीरे धीरे जो इंसान है उसमें दिमाग आता है सोचने समझने का, वो 2 पैरों पे चल के मतलब खड़े होके चलना शुरू करता है, औजार बनाता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बोलना सीखता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और फिर धीरे धीरे किस तरीके से वो खुले मैदान से गुफाओं में रहना शुरू कर देता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और फिर उस गुफा से अब क्या करेगा, वो सीधा किंगडम या एक एग्रीकल्चरल लाइफ की तरफ परस्यू करेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका इसी के ऊपर है। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्ते।